हेलो एवरीवन। एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज से हम दृष्टि पब्लिकेशन की बुक भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कवर करेंगे। इसमें आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जो है एक साथ दिया है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की पॉलिटी के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, इसमें क्लास 6 और 7 के प्रश्न नहीं दिए हैं क्योंकि इससे प्रश्न जो है एग्जाम में नहीं बनते हैं। ठीक है। क्लास 8th की पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड। ये आपका क्लास 8 पॉलिटी की पुस्तक का नाम है। इसमें आपका टोटल जो है आपका 5 इकाई है और टोटल चैप्टर इसमें आपका 10 है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके सारे चैप्टर के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 1 जिसका नाम है भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्षता। इसमें आपका पहला चैप्टर है भारतीय संविधान। तो इससे प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। गलत है। ये जरूरी नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान हो वे सभी देश लोकतांत्रिक भी हों, ये जरूरी नहीं है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। ये आपका सही है। संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है, ये आपका सही है। तो ऑप्शन 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 आपका सही है, पहला गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। उदाहरण आपका चीन, वेनेजुएला। चीन में आपका क्या है, संविधान है। वेनेजुएला में भी संविधान है, लेकिन ये देश जो है आपका लोकतांत्रिक देश नहीं है। ठीक है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा व सपनों के अनुसार रच सकता है। इसलिए आपका विकल्प दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। ये आपका सही है। दूसरा आपका, भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया। ये भी आपका सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य? ध्यान रखिए, यहाँ पे असत्य कथन पूछा है, यानी गलत पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2, दोनों आपके करेक्ट हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। अतः दोनों कथन आपका सत्य है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा की बात हो रही है तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम विचार दिया था एमएन रॉय ने। एमएन रॉय ने संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार दिया था। और संविधान सभा का गठन किसके अकॉर्डिंग हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार। कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। और कैबिनेट मिशन आया कब था? तो ये आपका 1946 में आया था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। और ये क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद जो बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और इसमें जो है उपाध्यक्ष कौन थे इसके? तो ये एच.सी. मुखर्जी जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। करेक्ट है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया, सही है। दूसरा आपका, संघवाद का अर्थ है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना। यह भी आपका सही है। संघवाद का अर्थ होता है देश में एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना।
तो दोनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यकों को उन सुविधाओं से वंचित न होना पड़े जो बहुसंख्यकों को आसानी से उपलब्ध है। बहुसंख्यकों की निरंकुशता व दबदबेपन पर भी संविधान प्रतिबंध लगाता है, ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे के तबकों के लोगों को भी परेशान न कर पाए। भारत एक संघीय देश है, यहाँ केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सरकार के अंगों में शामिल है, इंपॉर्टेंट है। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3। कौन कौन से, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं। न्याय की व्यवस्था न्यायपालिका द्वारा की जाती है। संविधान में इन तीनों को ही सरकार का अंग माना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपका, संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। पॉइंट ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ रहा है संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा, समानता का अधिकार भी शामिल था, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। अगला आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार और है संपत्ति का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा है संविधान लागू होने के समय, तो संविधान लागू होने के समय सभी थे, कितने मौलिक अधिकार थे, 7। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये आर्टिकल 31 में था। संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया। अब ये कहाँ पे है, तो ये आपका आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में आपका क्या है, कितने मूल अधिकार, 6। और लेकिन प्रश्न पूछा था संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय आपका 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखते हैं, संविधान सभा की अंतिम बैठक, तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो आर्टिकल 32 को कहा संविधान की आत्मा, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। तीसरा आपका, संविधान सभा की प्रथम बैठक, अभी मैंने बताया दिसंबर 1946 में जो है 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। अला संविधान का हस्तलेखन किसने किया था, तो प्रेम बिहारी नारायण ने जो है संविधान का हस्तलेखन किया है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाए कि संविधान का हिंदी प्रति जो है किसने लिखा है, तो श्री वसंत कृष्ण वैद ने जो है इसकी हिंदी प्रतिलिपि जो है उसको लिखा है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है दूसरा चैप्टर आपका धर्मनिरपेक्षता की समझ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न इसमें, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं, सही है आपका। दूसरा है, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, यह भी आपका करेक्ट है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता। परिभाषा जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है, अतः दोनों विकल्प आपका करेक्ट है। पहला है, भारत में सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, ये बात सही है। भारत के सभी नागरिकों को एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। दूसरा है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यह भी आपका सही है।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा आपका दोनों करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देश के किसी भी नागरिक को स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपनाने तथा धार्मिक उपदेशों की अपने अनुसार व्याख्या करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में राज्य के कर्तव्यों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। धर्मनिरपेक्षता के बारे में कह रहा है कि राज्य के कर्तव्य, ठीक है, राज्य के क्या कर्तव्य हैं। तो इसमें पहला कह रहा है आपका, भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में जाए और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। यह आपका क्या है, करेक्ट है। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखते हुए यह ध्यान देता है कि राज्य की बागडोर ना तो किसी एक ही धार्मिक समूह के हाथों में जाए और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन दे। यह आपका सही है। दूसरा है, धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप की नीति अपनाते हुए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदाय को विशेष छूट देता है। ये आपका करेक्ट है। क्या होता है, किसी समुदाय को विशेष छूट दी जाती है, ये भी आपका सही है। तीसरा आपका, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय राज्य कभी कभी हस्तक्षेप करते हुए धर्म में फैली बुराइयों का निषेध भी करता है। ये भी आपका सही है। अगर धर्म में कोई बुराई है तो राज्य उसमें क्या करता है, हस्तक्षेप करता है। तो ये भी आपका करेक्ट है। ये सब राज्य के कर्तव्य हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अमेरिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका के बारे में दिया है। पहला है, अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है। करा है, अमेरिका की विधायिका कानून बनाकर किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर सकती है, गलत है ये। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं। ये आपका सही है। उपयुक्त कथनों में कौन सा असत्य, ये जरूर पढ़ा करिए आप लोग। असत्य पूछा है इसमें, तो असत्य इसमें कौन सा है, तो आपका पहला असत्य है, यानी गलत कौन सा है, पहला। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाए। पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के बुक से एग्जैक्ट उठाए गए हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन के द्वारा विधायिका को किसी भी ऐसे कानून को बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका अर्थ है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। यह पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म को पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य व धर्म दोनों एक दूसरे के मामले में किसी प्रकार का दखल नहीं दे सकते हैं, इसलिए आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निहित धर्म संबंधी अधिकारों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म संबंधी अधिकारों के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला है, संविधान में वर्णित प्रावधानों के आधार पर राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर धर्म में कोई बुराई हो तो उसमें जो है राज्य जो है हस्तक्षेप कर सकता है। दूसरा है, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का विरोध करते हैं। ये आपका गलत है। तो सत्य पूछा है, इसमें आपका पहला सही है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। देखिए, संविधान धर्म में हस्तक्षेप की सीमा की कसौटियां निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में युक्त निर्बंध का प्रावधान करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए धार्मिक मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। अतः आपका पहला कथन सत्य है। भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से सहमति व्यक्त करते हैं, इसलिए आपका दूसरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों को अपनाने की संकीर्ण छूट देता है। ये आपका गलत है, संकीर्ण नहीं, पूरी तरह से छूट देता है। दूसरा है, पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में आरंभ से ही उल्लेखित था। ये भी आपका क्या है, गलत है। उपयुक्त कथन में कौन सा असत्य, गलत ही पूछा इसमें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आपके गलत हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार सभी को अपने अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट है। अतः आपका पहला क्या है, असत्य हो जाएगा। पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इस शब्द का उल्लेख संविधान के प्रस्तावना में किया गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आपका प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये पॉइंट ध्यान रखिए, कौन कौन से, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी इकाई आपका जिसका नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण। इसमें आपका पहला चैप्टर है, यानी तीसरा चैप्टर हुआ हमारा, हमें संसद क्यों चाहिए। इससे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। क्या हुआ, ये सही है, यही आपका क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार है। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इसी अधिकार का प्रयोग करके लोग अपनी मनपसंद सरकार को चुनते हैं। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में भी फैसला देता है। इसलिए आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। करेक्ट है ये आपका। जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से एक समूह क्या है, जिसका बहुमत होता है, वो क्या बनाता है, सरकार बनाता है। सही है। दूसरा है, संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। ये भी आपका करेक्ट है। जो संसद होती है वो सरकार का को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट है। ठीक है। देखिए, जनता द्वारा संसद के लिए चुने गए सभी प्रतिनिधियों में से बहुमत प्राप्त एक समूह क्या है, सरकार बनाता है। जिसका बहुमत होता है वो अपना सरकार बनाता है। संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। अतः आपका दोनों कथन क्या है, सत्य है। अगला चैप्टर है, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। संसद के अंगों में कौन शामिल है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी बार बीपीएससी ने प्रश्न पूछा भी था। तो संसद में कौन कौन शामिल होता है, आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मिलकर किसका गठन करते हैं, संसद का। संसद का गठन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 79 में। किसमें है, आर्टिकल 79। राज्यसभा की बात करें किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 80। लोकसभा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 81। राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 52। यहाँ विधानसभा भी दिया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये किस आर्टिकल में है, 168 में है। ठीक है, 168 में है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। विधानसभा इसमें सम्मिलित नहीं होता। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोकसभा के 545 सदस्यों में से 543 निर्वाचित जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ये आपका सही है। देखिए, ये जो 2 सदस्य हैं ये किस समुदाय से थे, ये आंग्ल भारतीय समुदाय से थे, एंग्लो इंडियन थे। अब इन्हें भी 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो है इसे हटा दिया गया है। अब अगली लोकसभा आएगी, यानी 18वीं लोकसभा, इसमें कितने सदस्य रह जाएंगे, तो 543 सदस्य रह जाएंगे। 543, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 17वीं लोकसभा चल रही है, उसमें 545। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये आपका सही है। दूसरा, आपका राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 235 निर्वाचित व 10 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये आपका गलत है। 10 सदस्य नहीं, 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल आपका पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। देखिए, व्याख्या ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे दिया है, दिए गए कथनों में से केवल आपका पहला कथन सत्य है। लोकसभा के 545 सदस्यों में से
243 निर्वाचित, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के 245 सदस्यों में से 233 निर्वाचित व 12 विशेष क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नोट यहाँ पे दिया, देखिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निश्चित कर दिया, जो अभी मैंने बताया। हालांकि यह प्रावधान लोकसभा में 17वीं लोकसभा के विघटन तक तथा विधानसभाओं में 25 जनवरी 2020 के बाद होने वाली विधानसभा के विघटन तक लागू रहेगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसलिए 17वीं लोकसभा में कितने सदस्य हैं, तो 545 सदस्य हैं। लेकिन आपकी जो लोकसभा आएगी 18वीं, उसमें कितने सदस्य हो जाएंगे, तो 543 सदस्य हो जाएंगे। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारतीय संसद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। यह आपका सही है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। यह भी आप करेक्ट, हमने पढ़ा है इसके बारे में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के बारे में दिया है, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। ये बात क्या है, करा, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है, बात सही है। दूसरा है, विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में। यह आपका क्या है, गलत है। तीसरा है, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है व आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। ये भी आपका क्या है, सही है। चौथा आपका, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। इसमें क्या पूछा है, असत्य पूछा है, तो असत्य इसमें आपका केवल दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन बी, केवल दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए, राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए, किसी भी सदन में। अतः कथन आपका दूसरा सत्य है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है व आवश्यकता पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, तो विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के बारे में फिर दिया है। पहला है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, सभी को पता है, सही है। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकसभा क्या है आपका, ये निम्न सदन है, निम्न सदन है। और राज्यसभा ये क्या है, उच्च सदन है। और एक ऐसा सदन है, अस्थायी सदन है, यानी इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर पूछा जाए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। कितना, 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्य जो है रिटायर हो जाते हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में ये। ठीक, नेक्स्ट आपका, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, राज्यसभा का जो है सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का, क्या होता है, सभापति। अच्छा, किस आर्टिकल में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, तो ये आपका आर्टिकल 64 में कहा गया। ये पॉइंट ध्यान रखिए, आर्टिकल 64 में कहा गया कि जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य यानी गलत कथन इसमें ढूंढना है। पहला है, राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता, यह आपका गलत है। राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग होता है। दूसरा है, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, करेक्ट है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी आपका सही है। तीसरा, चौथा आपका, राज्यसभा एक अस्थायी सदन, अभी हमने बताया इसका विघटन नहीं किया जा सकता, सही है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। देखिए,
राज्यपाल विधानमंडल का अंग होता है। किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद यदि है तो मिलकर बनता है। ये पॉइंट ध्यान रखिए। जैसे संसद की बात करें, इसमें कौन, तो राष्ट्रपति शामिल होता है, और इसमें राज्यसभा और लोकसभा। ऐसे ही आपका विधानमंडल की बात करें तो इसमें आपका राज्यपाल शामिल होता है, राज्यपाल शामिल होता है, विधानमंडल होता है, और विधानसभा होता है, और विधान परिषद होती है अगर वहां पे विधान परिषद हो तो। वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, 6 राज्यों में। ये क्या है, उच्च सदन है। अगला चैप्टर आपका कानूनों की समझ। इसमें पहला प्रश्न है, कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून के शासन के बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक है, पहला कह रहा है, इसका अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सख्ती से लागू होंगे। दूसरा है, इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान है। ये आपका सही है, इसमें असत्य पूछा है। दूसरा सही है, पहला आपका गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पहला आपका क्या है, गलत है, दूसरा आपका सही है। असत्य पूछा है ना इसमें। देखिए, कानून के शासन का अर्थ है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे। सख्ती से पदबंध कानून के शासन से संदर्भित नहीं है। ध्यान रखिए, जो सख्ती दिया है ना, इसी वजह से सख्ती से पदबंध कानून के शासन से संदर्भित नहीं है। अतः पहला आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके द्वारा सभी प्रकार के अपराधों के लिए एक निश्चित सजा व प्रक्रिया का प्रावधान किया गया। ये आपका सही है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगला है, घरेलू हिंसा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। घरेलू हिंसा के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला, परिवार का कोई सदस्य घर के किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है तो इसे घरेलू हिंसा कहते हैं। सही है, परिवार का कोई सदस्य घर के किसी व्यक्ति के साथ मारपीट करता है या चोट पहुंचाता है, वो क्या आपका घरेलू हिंसा है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया था। ये भी आपका करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब आया था, 2005 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। पहला और दूसरा आपका दोनों करेक्ट है इसमें। ठीक है, जब परिवार का कोई भी सदस्य किसी महिला तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिका के साथ मारपीट करता है, उन्हें चोट पहुंचाता है या चोट अथवा मारपीट की धमकी देता है, तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसमें सभी शामिल है, बालक भी शामिल है, बालिका भी, जो 18 वर्ष से कम उम्र के हो। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा होती हैं जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ रहती हैं या रह चुकी हैं। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसी महिलाएं भी अब इसमें शामिल होती हैं जो घरेलू हिंसा में साथ देती हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अला, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, कि लागू हुआ था 2006 में। और आया कब था, तो 2005 में यह अधिनियम आया था, लागू 2006 में हुआ था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। घरेलू हिंसा से संबंधित कानून पर सुझाव दिसंबर 2002 में अस्थायी समिति ने राज्यसभा को सौंपा। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठन की ज्यादातर मांग को स्वीकार कर लिया गया। 2005 में जो है यह अधिनियम आया और 2006 में यह लागू हुआ। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगली इकाई है आपका न्यायपालिका। इकाई 3 न्यायपालिका चैप्टर है इसमें न्यायपालिका। तो इससे पहला प्रश्न देखते हैं, न्यायपालिका के दायित्व में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल है। ये सब प्रश्न बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। न्यायपालिका के दायित्व में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु शामिल है। न्यायपालिका का दायित्व यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो विवादों का निपटारा करना ये भी शामिल है, न्यायिक समीक्षा करना ये भी, कानून की रक्षा करना न्यायपालिका का कर्तव्य सही है, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ये भी है, संविधान के संरक्षक का कार्य करना ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो, उपयुक्त सभी सही है। ये आपका न्यायपालिका की क्या है, दायित्व है। सारे दायित्व ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप लोग कमेंट करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए वीडियो को ला पाते हैं। और आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे का तंत्र उपलब्ध करवाती है। न्यायिक व्यवस्था
नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्यों के मध्य पैदा हुए विवादों के निपटारे का तंत्र उपलब्ध कराती है। ये बात क्या है? ये बात आपका सही है। दूसरा है आपका संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। ये भी आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी इसका राइट है। ये प्रश्न बनता है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के यानी सुप्रीम कोर्ट के पास है, ऑप्शन सी। देखिए, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकारों, दो राज्य सरकारों के मध्य तथा केंद्र व राज्य सरकारों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा करती है। चाहे नागरिकों के बीच में हो, चाहे नागरिक और सरकार के बीच में हो, चाहे दो राज्य सरकारों के बीच में हो, चाहे केंद्र और राज्य के बीच में हो, ये सब विवाद का निपटारा कौन करता है? तो न्यायपालिका करती है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यदि संसद द्वारा कोई भी अधिनियम संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे उस हद तक या पूरे को शून्य घोषित कर सकता है जहां तक वह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों या उसके नियमों का उल्लंघन कर रहा हो। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, यह पूछा जाता है। जैसे अगर संसद ने कोई कानून बनाया है जो संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो तो वो क्या कर सकता है? न्यायपालिका उसे रद्द कर सकता है या सीमित कर सकता है उसको। अगला है मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला कह रहा है कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय इस संदर्भ में अधिकार नहीं रखते हैं। ये आपका गलत है। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को गौरवपूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार इन्हीं मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल है। ये आपका सही है, ठीक है। आर्टिकल 21 में आपका क्या है? जीवन जीने का अधिकार इसमें शामिल है। पहला आपका सही है, सॉरी पहला गलत है, दूसरा आपका सही है। तो इसमें असत्य पूछा है, असत्य यानी गलत पूछा है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? आपका केवल एक, ऑप्शन ए। देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों जगह सीधे जाने का अधिकार रखता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन जीने के अधिकार में ही स्वास्थ्य संबंधी अधिकार अंतर्निहित है। सर्वोच्च न्यायालय के सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदूषण मुक्त हवा पानी का अधिकार भी शामिल होने का निर्णय दिया गया था। ये पॉइंट ध्यान रखिए, आर्टिकल 21 में आपका जो है ये भी शामिल है, प्रदूषण मुक्त हवा पानी का अधिकार, ये सब जो है आर्टिकल 21 में शामिल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला करा, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ये आपका क्या है? सही है, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। दूसरा है, अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो 1937 से 1949 तक थी की भांति यह न्यायालय भी अपने संसद भवन के अंदर चैम्बर ऑफ प्रिंसेज में हुआ करता था। ये आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहां समझते हैं। देखिए, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। ये पूछा गया प्रश्न है। वर्तमान भवन में आने से पूर्व यह संसद भवन के अंदर ही हुआ करता था। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में भवन है सुप्रीम कोर्ट का, इसके पहले जो है ये संसद भवन के अंदर ही हुआ करता था। इसे 1958 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेज यानी वर्तमान संसद भवन से स्थानांतरित करके वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की इमारत में स्थापित किया गया है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रखा गया है। सरकार का उस पर नियंत्रण रहता है। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारी जो न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा आपका, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकारों का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का होना संभव है। ये आपका करेक्ट है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सरकार का दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन हो सकता है, ठीक है, ये आपका सही है। तो इसमें सत्य पूछा है तो केवल आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया। ये पॉइंट ध्यान रखिए, पूछा जाता है। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, सरकार का उस पर जो है कोई नियंत्रण नहीं होता है। हमारे संविधान में न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्र है। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकारों की दखल नहीं होने पर ही स्वतंत्र न्यायपालिका संभव है। अगला, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। ये बात क्या है, आपका आपका करेक्ट है। शक्तियों का हमारे देश में क्या है, शक्तियों का पृथक्करण है, यानी विधायक की अपनी शक्तियां हैं, कार्यपालिका की अपनी शक्तियां, न्यायपालिका की अपनी शक्तियां हैं, सबका ये पृथक्करण है, तो ये आपका करेक्ट है। दूसरा, शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। ये आपका क्या है, गलत है। इसमें असत्य कथन पूछा है, तो ये आपका असत्य कथन ऑप्शन 2 इसका मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, दूसरा गलत है, पहला सही है। देखिए क्या होता है, शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं, अतः पहला सही है। ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। न्यायपालिका जो होती है वो आपका कार्यपालिका व विधायिका के द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाती है, साथ ही संविधान का उल्लंघन होने की स्थिति में कठोर कदम उठाती है, इसलिए आपका दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला, उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई। करेक्ट है, ये पॉइंट पूछा जाता है। ये उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में की गई थी, सही है। दूसरा, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1964 में होता है, ये गलत है। 1964 में नहीं, 1966 में इसका गठन किया गया था। अला उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में एक से अधिक राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, ये आपका सही है। चौथा, आपका पूर्वोत्तर राज्यों असम, रॉलेट, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर एक ही उच्च न्यायालय है का एक ही उच्च न्यायालय, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें असत्य पूछा है, गलत पूछा है, तो गलत कौन सा होगा, आपका दूसरा गलत है और चौथा गलत है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी। 2 और 4 आपका गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी, ना कि 1964 में। पूर्वोत्तर राज्यों असम, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश का एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी में स्थित है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये आपका असम का, मिजोरम का, अरुणाचल प्रदेश का एक ही न्यायालय है, आपका कौन सा, गुवाहाटी में है। मणिपुर का पृथक उच्च न्यायालय, मणिपुर का जो है आपका अलग है। देश भर में 25 उच्च न्यायालय है। पंजाब और हरियाणा सम्मिलित उच्च न्यायालय कौन सा है, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा कौन सा है, तो आपका चंडीगढ़ है। नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ये आपका सही बात है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसमें पूछा असत्य, इसको जरूर पढ़िएगा आप लोग बार बार, ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना तो 2। आप ऐसा करेंगे, ऐसे दोनों लगा चले जाएंगे कि दोनों सही है, चलो इसको लगाते हैं, लेकिन इसको नहीं पढ़ते हैं, तो ये जरूर पढ़िए आप लोग। असत्य पूछा, इसमें गलत पूछा है, तो गलत पूछा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2, दोनों आपके करेक्ट है, गलत एक भी नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है, अर्थात ऊपर की अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों पर क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, यानी जो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिया है वो जो है सभी पे लागू होगा। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालत द्वारा किया गया फैसला सही नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी, ये आपका करेक्ट है। अब की बार मिड डे मील से प्रश्न बना था कि मिड डे मील का जो है नया नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, ये पॉइंट आप ध्यान के, ये प्रश्न बन चुका है। दूसरा, आपका अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार शामिल है, जाहिर सी बात है, सही है। तीसरा, आपका पत्र के माध्यम से जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछा, सत्य कौन सा है, तो पहला और दूसरा आपका सत्य है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, पहला और दूसरा। देखिए, सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दी जाने वाली मिड डे मील भोजन की शुरुआत जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई थी, आपका इसलिए पहला सही है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज नामक एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार में भोजन के अधिकार को भी शामिल कराने की मांग की थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया था, इसलिए आपका कथन दूसरा सही है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अला
सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए किसी पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है, किसी के भी द्वारा आप भेज सकते हैं। दूसरा अगला है, बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने व सजा काटने के बाद भी रिहा न किए जाने वाले कैदियों को रिहा करवाने में जनहित याचिका की अहम भूमिका रही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय न्यायपालिका दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिकों में शामिल है। पहला कह रहा भारतीय न्यायपालिका दुनिया के सबसे मजबूत न्यायपालिकों में शामिल है, बात सही है। दूसरा आपका अनुच्छेद 21 में भोजन, स्वास्थ्य, आजीविका का अधिकार शामिल है, ये भी आपका करेक्ट है, पढ़ चुके हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय न्यायपालिका दुनिया के सबसे मजबूत न्यायपालिकों में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय में ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम 1985 के मुकदमे के अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला दिया, जिसमें आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार के दायरे को अत्यंत व्यापक बना दिया गया। इसके अंतर्गत आजीविका के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फौजदारी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फौजदारी कानून के बारे में सब एनसीईआरटी की से प्रश्न लिया, डायरेक्ट एग्जैक्ट वहीं के सारे शब्द भी वहीं के हैं। इससे ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको कानून अपराध मानता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना, हत्या इत्यादि। दूसरा है, इसके अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज होने पर पुलिस जांच करती है और अदालत में केस दर्ज कराती है, सही है। इसके अंतर्गत दोषी व्यक्ति को जुर्माने या जेल या दोनों की सजा दी जाती है, ये भी आपका करेक्ट है, ये भी सही है, तीनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फौजदारी मामले की बात हो रही है, फौजदारी कानून, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसमें आपका कानूनन अपराध माना जाता है, जैसे चोरी, दहेज के लिए प्रताड़ना, ये सब क्या है आपका कानूनी, ये आपका क्या फौजदारी है। तो ये आपका इसमें सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला है, देखिए दो आपने सुना होगा, एक फौजदारी एक दीवानी। अब दीवानी कानून के बारे में प्रश्न दिया है। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन व अवहेलना से होता है, ये आपका सही है। दूसरा, इसके अंतर्गत दायर याचिका पर अदालत राहत की व्यवस्था करवाती है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। दीवानी कानून का संबंध व्यक्ति विशेष के विशेषाधिकारों के उल्लंघन से है, जिसमें आपका जमीनी, किराए व तलाक संबंधी मामले शामिल होते हैं। ऐसा होने पर न्यायालय संभावित रूप से तुरंत या आर्थिक या मानसिक राहत की व्यवस्था करवाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। न्यायिक समीक्षा शब्द से आशय है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। न्यायिक समीक्षा का क्या आशय है, तो ऑप्शन ए, संसद द्वारा पारित कानून की संवैधानिकता जांचना, ये क्या कहलाता है, न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्यतः न्यायपालिका के पास ही होता है। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में इसका स्पष्ट उल्लेख तो नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 13(2), आर्टिकल 32 व आर्टिकल 226 न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। देखिए आर्टिकल 32 में आपका जो है सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करता है, रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ये पॉइंट पूछा जाता है। संसद द्वारा पारित कानून यदि संविधान के आधारभूत ढांचे, और ये आधारभूत ढांचा जो है किससे आया था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये आपका 1973 में ये पूछा जाता है। आधारभूत ढांचा जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था। अगर इसका उल्लंघन करता है तो संविधान न्यायपालिकों को यह अधिकार देता है कि उस कानून की न्यायिक समीक्षा कर सके और उसे इस मात्रा तक शून्य घोषित कर सके जिस मात्रा तक वह कानून का उल्लंघन करता हो। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, असत्य यानी गलत कथन पूछा है। पहला है 1980 के दशक में जनहित याचिका भारत में विकसित हुई, ये आपका सही है। दूसरा का पर्यावरण से संबंधित समस्या के लिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है, ये भी आपका सही है। तीसरा, भारत में जनहित याचिका को लाने वाले पीएन भगवती थे, ये पूछा जाता है, ये सही है। पीएन भगवती ने ही भारत में जनहित याचिका को लाया था। हालांकि यह याचिका केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दायर की जा सकती है, ये गलत है, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, किसी भी न्यायालय में। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय समाज का ऐसा वंचित तबका जो न्यायिक जटिलताओं के कारण न्याय पाने से वंचित रह जाता था, तब न्यायिक प्रक्रिया की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति पीएन भगवती द्वारा 1980 के दशक में जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी। जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों में दायर की जा सकती है, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में क्या दायर किया जा सकता है जनहित याचिका। अगला चैप्टर है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली।
इससे पहला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। करेक्ट है ये। संविधान के आर्टिकल 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार है, ये सही है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 39 का के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं या वकील करने में असमर्थ हैं, उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को दी गई। ये आपका ध्यान रखिए, करेक्ट है, ये भी आपका सही है। किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 39 का में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोनों आर्टिकल। अगला है, गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य पूछा है इसमें। पहला करा है, गिरफ्तारी के समय उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का हक है। सही बात है, ये आपका दिया गया है, सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार भी है, ये भी आपका करेक्ट है। तीसरा है, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का भी अधिकार है, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। चौथा, हिरासत के दौरान दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपका गलत है, सबूत के तौर पर उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगला है, 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ के लिए ही थाने में बुलाया जा सकता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन में सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, पहला, दूसरा और तीसरा। देखिए, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, अतः आपका चौथा गलत है। 15 वर्ष से कम उम्र के बालक व बालिका किसी भी महिला को सिर्फ पूछताछ हेतु थाने में नहीं बुलाया जा सकता, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कर आपका, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं को DK बसु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, ये आपका सही है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी यानी हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त, सगे संबंधियों और गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का अधिकार प्राप्त है, ये भी आपका सही है, ठीक है। तीसरा आपका, इन दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय एक गवाह की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति को के दस्तखत का होना अनिवार्य, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के संदर्भ में पुलिस व अन्य संस्थाओं के DK बसु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कौन सा दिशा निर्देश? DK बसु। इन दिशा निर्देशों के अनुसार गिरफ्तारी, हिरासत में रखे व्यक्ति को अपने दोस्त, सगे संबंधियों को गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देने का प्रावधान किया गया। मान लो गिरफ्तार हो गया तो बता सकता है अपने सगे संबंधियों को। इस दिशा निर्देशों में गिरफ्तारी के समय वह गवाह जो गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य या दोस्त कोई भी हो की उपस्थिति तथा अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के दस्तखत का होना अनिवार्य है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। DK बसु दिशा निर्देश में उपयुक्त कथनों के साथ साथ यह बिंदु भी शामिल है कि गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट एवं सटीक रूप से अंकित होना चाहिए, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। कोई गिरफ्तार करने वाला आ रहा हो ना, तो उस पुलिस अधिकारी का जो है नाम, जो है जो पट्टी लगी होती है उस पर जो है नाम और पद किस पद पे है वो सटीक रूप से अंकित होना चाहिए, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। ये सब हमारे अधिकार हैं, मान लीजिए कभी आपने कोई गुनाह किया है तो उसके लिए है ये सब। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है। करा, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है, ये क्या है आपका? इसमें और देखते हैं, आपराधिक उल्लंघन की स्थिति में मुकदमा पीड़ित व्यक्ति की तरफ से राज्य द्वारा दाखिल किया जाता है, ये आपका सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा आपका, शिकायतकर्ता को FIR की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, ये भी आपका करेक्ट है। इसमें सत्य कथन पूछा है तो सत्य आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए, किसी आपराधिक उल्लंघन को पूरी जनता के विरुद्ध माना जाता है, इसका अर्थ है कि वह अपराध सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ऐसी स्थिति में संपूर्ण जनता के हित में राज्य की ओर से मुकदमा दायर किया जा सकता है। शिकायतकर्ता को FIR की एक नकल प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका,
संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। ये क्या है? करेक्ट है, हमने पढ़ा भी। पहला, किसी भी स्थिति में व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता है। ये क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल आपका पहला सही है। देखिए, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। यही अनुच्छेद इस बात का भी प्रावधान करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। अतः दूसरा कथन क्या है? असत्य है। अल्लाह, कानून के समक्ष समानता के अधिकार निम्नलिखित कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समानता के बारे में यहाँ पे दिया, कानून के समक्ष समानता। पहला, प्रत्येक नागरिक कानून के समक्ष क्या होता है? समान होता है। यह आपका सही है। दूसरा, प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। यह भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष जो है समता का प्रावधान करता है। अल्लाह, किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण कौन करता है? किसी भी अपराध का अंतिम निर्धारण आपका न्यायालय करता है। सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्लाह, किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल है? किसी घटना के होने पर पुलिस द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में यहाँ पे दिया। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बना है शायद अब की बार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए, यहाँ पे दिया, अपराध की जानकारी मिलने पर उसकी जांच करना ये पुलिस का कार्य होता है। गवाहों के बयान दर्ज करना व सबूत इकट्ठे करना ये भी काम होता है। आरोप पत्र दाखिल करना ये भी सही है, ये भी शामिल होता है। आरोपी को हिरासत में लाने ये भी शामिल होता है। पुलिस के कार्य है ये। ऑप्शन डी, चारों सही है इसमें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अला, मिलान करना है। भूमिका दिया है और कार्य दिया है। पुलिस का कार्य क्या है? तो जले हुए घर की तस्वीरें लेना। सरकारी वकील का कार्य क्या है? तो सरकारी वकील का अदालत में गवाहों की जांच करना। ये आपका गलत तो नहीं है, ये सरकारी वकील का काम है। बचाव पक्ष के वकील का काम क्या होता है? तो ये आपका आरोपी व्यक्ति से मिलना। और न्यायाधीश का कार्य क्या होता है? फैसला देना होता है। ठीक है, ये आपका ध्यान रखिएगा। अगला आपका इसमें भी मिलान करना है। संज्ञेय, निष्पक्ष, जिरह, हिरासत यानी डिटेंशन, इनको मिलान करना है। संज्ञेय क्या होता है? संज्ञेय अपराध आपने सुना होगा। तो पुलिस की अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी की छूट। ये क्या होगा? कोई अगर संज्ञेय अपराध किया होता है उसके लिए क्या होता है? तो पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना ही गिरफ्तारी का आदेश, गिरफ्तारी की छूट होती है। निष्पक्ष क्या इसका मतलब? तो न्याय संगत व्यवहार। जिरह का मतलब होता है पक्ष विपक्ष के वकीलों द्वारा पूछताछ करना, ये आपका जिरह कहलाता है। हिरासत यानी डिटेंशन क्या कहलाता है? पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया जाना हिरासत यानी डिटेंशन कहलाता है। ये सब शब्द के अर्थ जरूर ध्यान रखिए आप लोग। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका, जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा उसे आरोपी कहते हैं। करेक्ट है, जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा उसे आरोपी कहते हैं। दूसरा आपका, संदर्भित मामले में किसी व्यक्ति ने क्या देखा, सुना या जाना उसे गवाह कहते हैं। सही है। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। ये भी आपका करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। पुलिस के कार्य हैं ये। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा गया जिस पर अदालत में किसी अपराध के लिए मुकदमा चल रहा है। किसी व्यक्ति को अदालत में जब किसी संदर्भित मामले में उसने क्या देखा, क्या सुना या जाना, ये सब बयान देने के लिए बुलाया जाता है, उसे गवाह कहते हैं। सभी को पता होगा। ठीक है, और बाकी तो एफआईआर दर्ज करने की बात तो होती है। अगला आपका इकाई 4, जिसका नाम है सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाजें। इसमें आपका पहला चैप्टर है हाशियाकरण की समझ। इसमें पहला चैप्टर है हाशियाकरण की समझ। तो देखते हैं पहला प्रश्न, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। हमने पढ़ा इसके बारे में। सही है, हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति क्या है? संकल्पबद्ध है। सही है। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका अहम भूमिका निभाता है। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था। ऑप्शन सी, दोनों आपका क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सरकार द्वारा 2005 में मुसलमानों के विकास के आयामों की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति खेहर थे
और इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति व जनजाति के समान पाया। इसमें करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछा है इसमें, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा सत्य नहीं है? तो पहला सत्य नहीं है, पहला सत्य नहीं है, दूसरा आपका क्या है? सत्य है। तो ऑप्शन ए केवल आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। 2005 में सरकार ने न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में जो है इस समिति का गठन किया था। किसकी अध्यक्षता में? राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति व जनजाति के समान ही पाई गई, यानी एसटी की स्थिति पे पाई गई है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान द्वारा अल्पसंख्यकों को प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानूनों की रक्षा करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। दूसरा, हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से होता। करेक्ट है। हास्यकरण का संबंध जो है अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता के एहसास से होता। सही है। हास्यकरण से कमजोर हैसियत ही नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाता। ये भी आपका करेक्ट है। जरूरी नहीं है कि हैसियत की बात हो, उसमें से उनको शिक्षा नहीं मिल पाता, संसाधनों की कमी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 और 3 आपका क्या है इसमें सत्य है, पहला आपका क्या है गलत हो जाएगा। देखिए, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं इनको साकार करने वाले कानून की रक्षा का दायित्व सिर्फ सरकार का ही नहीं बल्कि सभी नागरिकों का भी है। ध्यान रखिएगा, सरकार का ही नहीं नागरिकों का भी है। हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह व शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा है। साथ ही हास्यकरण से कमजोर हैसियत की नहीं बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है। हास्यकरण मतलब जो बहुत पिछड़ा वर्ग है उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। ठीक है। कुपोषित या विस्थापित, घेटोआइजेशन और मुख्य धारा, इसका मतलब क्या होता है इसमें देख लेते हैं। कुपोषित क्या होता है? तो कुपोषित होता है ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है। ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन और पोषण नहीं मिलता वो क्या होता है? कुपोषित होता है। विस्थापित क्या होता है? जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर को उजाड़ दिया जाता है, उन्हें विस्थापित कर दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा पहला। गेटोआइजेशन क्या होता है? तो ऐसी बस्ती के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुख्य एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, एक ही समुदाय के लोग रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसमें उसे गेटोआइजेशन कहा जाता है। चौथा आपका मुख्य धारा, ऐसे लोगों का समुदाय जिन्हें समाज का केंद्र माना जाता है वो क्या हो जाएगा? मुख्य धारा हो जाता है। ठीक है, ये शब्दावलियां ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है हास्यकरण से निपटना। मौलिक अधिकार के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। सही बात है। आर्टिकल 17 में क्या है? छुआछूत का अंत है, तो इसमें आपका सही है। दूसरा, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार किसी भी दलित को शिक्षा, मंदिरों में प्रवेश, सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल में नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 15 के तहत किसी भी नागरिक के साथ, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपने संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है। करेक्ट है। मुसलमान व पारसी सांस्कृतिक धार्मिक समूहों को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का संवैधानिक अधिकार मिला है। सही है। आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों व सरकारी नौकरियों में दलित व आदिवासियों को विशेष आरक्षण प्रदान किया गया, ये भी सही है। तीसरा आपका, आरक्षण के संदर्भ में केंद्र व राज्य के स्तर पर जातियों की अलग अलग सूची है, ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी आपके क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों को सांस्कृतिक धार्मिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। ये पॉइंट ध्यान रखें, आर्टिकल 29 के तहत, और उन्हें अनुच्छेद 30 के तहत अपनी संस्कृति व धर्म विशेष से संबंधित शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने का भी अधिकार है। दोनों आर्टिकल आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। किन स्थितियों में अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 लागू होता है, यानी एससी और एसटी एक्ट जो था किस परिस्थिति में लागू होता है पूछ रहा है। पहला करा आपका, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई खाद्य पदार्थ या गंदा पदार्थ खाने या पीने हेतु विवश करने पर, सही है, ऐसा करने पर जो है ये एसटी एक्ट उस पर लागू होता है। दूसरा आपका, किसी अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी व्यक्ति के साथ उसकी प्रतिष्ठा के विपरीत व्यवहार करने पर, यह भी सही है। तीसरा आपका, अनुसूचित जाति व जनजाति के किसी व्यक्ति की स्वामित्व वाली जमीन पर किसी के द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने या खेती करने, अपने नाम स्थानांतरित करवा लेने पर भी ये एक्ट लागू होता है इसके ऊपर। अला किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की महिला को अपमानित करने या जोर जबरदस्ती करने या हमला करने पर भी यह लागू होता है। ये ध्यान रखिएगा, एसटी एक्ट जो है कब लागू होता है इसके बारे में दिया है, तो ऑप्शन डी, ये सभी पे लागू होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट पारित किया। यह आपका क्या है, करेक्ट है। यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले को काम पर रखने और सूखे शौचालय के निर्माण पर पाबंदी लगाता है, यह भी आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट है। देखिए, सिर पर मैला ढोने वाले बेहद अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं, इसके कारण उन्हें स्वास्थ्य को गंभीर खतरा बना रहता है। वे लगातार ऐसे संक्रमण के खतरे में रहते हैं जिससे उनकी आंखें, श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र पर असर पड़ता है। ऐसी स्थिति से बचाने के लिए 1993 जरूर ध्यान रखें, 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स एक्ट जो है 1993 पारित किया। यह कानून सिर पर मैला उठाने वाले को काम पर रखने और सूखे शौचालयों के निर्माण पर पाबंदी लगाता है। अगला चैप्टर आपका इकाई 5, इसमें जिसका नाम है आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका। इसमें चैप्टर आपका जन सुविधाएं और हमारा ये 9वां चैप्टर है। पहला, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है, ये सही बात है। भारत की सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा की गारंटी दी गई है, यानी शिक्षा का अधिकार। और ये जो 21 का में क्या है, इस शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल है, शिक्षा का अधिकार। और इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। सरकार पूरी आबादी के लिए समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में अहम भूमिका निभाती है। अगला चैप्टर आपका कानून और सामाजिक न्याय। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी, ये पूछा जाता है, जीएस में भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट के स्राव से हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। ये घटना कब हुई थी, तो दिसंबर 1984 में यह घटना हुई थी। इसमें आपका क्या था, दिसंबर 1984 में घटित हुई भोपाल गैस त्रासदी की घटना दुनिया के सबसे भीषण औद्योगिक त्रासदियों में से एक थी। यूनियन कार्बाइड नामक एक अमेरिकी कारखाने के द्वारा सुरक्षा इंतजामों को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसने लगी। यह त्रासदी 3 दिन के अंदर 8000 से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा गए व लाखों लोग इससे प्रभावित हुए। जो लोग इस त्रासदी में बच गए वे गंभीर श्वास विकारों, आंख की बीमारियों व अन्य समस्याओं से पीड़ित हैं। बच्चों में अजीबोगरीब विकृतियां पैदा हो रही हैं। यूनियन कार्बाइड द्वारा कारखाना तो बंद कर दिया गया, लेकिन भारी मात्रा में विषैले रसायन वहीं छोड़ दिए गए। ये रसायन रिस कर जमीन में जा रहे हैं, जिससे वहां का पानी दूषित हो रहा है या अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। बस इसमें इतना ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट का जो रिसाव हुआ था और ये घटना कब हुई थी, 1984 में। और किस कंपनी में हुई थी, तो आपका यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने में हुई थी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ, ये आपका क्या है, करेक्ट है, पूछा जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। दूसरा, स्वास्थ्य पर्यावरण का अधिकार जीवन का मौलिक अधिकार है, अभी हमने पढ़ा था, आर्टिकल 21 के तहत आता है ये। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट है। अगला, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मौलिक अधिकार है, किस आर्टिकल में है, तो आपका आर्टिकल 23-24 में है। शोषण से मुक्ति
के अधिकार के अनुसार किसी को भी काम मेहनताना पर काम करने या बधुआ मजदूर के तौर पर काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आपका करेक्ट है, जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। दूसरा आपका संविधान के अनुसार 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक व्यवसाय में काम पर नहीं रखा जा सकता। ये भी आपका करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। इस अधिकार के अनुसार कम मेहनताना पर काम करवाना व बधुआ मजदूरी के खिलाफ यानी कम वेतन देना और बधुआ मजदूरी के खिलाफ अधिकार दिया गया है। साथ ही इसी अनुच्छेद 23 के माध्यम से बलात्श्रम को भी गैर कानूनी घोषित किया गया। अतः 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने, खदानों या किसी भी खतरनाक काम से संलग्न नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने की दशा में आर्थिक दंड या जेल दोनों का प्रावधान शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका टोटल 10 चैप्टर थे। ठीक है, हमने सभी चैप्टर के प्रश्नों को कर लिया और इसके आगे के वीडियो में हम अब क्लास 9 के प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।